आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा हूँ और मैंने जेएनयू से पढ़ाई की है। एमए, एमफिल, पीएचडी मैंने वहीं से की है। और अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, अंबेडकर जी की जो राइटिंग्स है, उसको मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है। मेरे से ज्यादा अंबेडकर जी के बारे में जानने वाले लोग यहां पे होंगे, लेकिन जितने भी विचारक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं, मैं दिल से कहता हूं कि अंबेडकर जी की जब बात को मैं पढ़ता हूं, उनके विचार को मैं पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो मसाइल हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये समझ में आ जाती है बातें। जैसे आपको अपना घर अच्छा लगता है, आपको अपना इलाका जो होता है उससे क्या कहें, उससे बड़ा लगाव हो जाता है। उसी तरह से जब अंबेडकर जी की राइटिंग को आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारे जो आपके दुख, दर्द, तकलीफ जो आज हैं, अंबेडकर जी 1920 के बाद या 15 के बाद से जब लिखना शुरू किए और जब तक उनकी जिंदगी थी 1955-56 तक, 57 तक, तब तक अंबेडकर जी जो कुछ भी लिखे वो आज भी बहुत ही रेलेवेंट है। और मैं एक और बात कहता हूं कि हम लोगों को कहा जाता है प्रोफेसर साहब, पीएचडी हैं, बड़े पत्रकार हैं। ये सब बातें कहने के लिए है। मैं बहुत ही ईमानदारी और दिल की गहराइयों से मैं कह रहा हूं कि जो भी बात मेरे से पहले जिन लोगों ने यहां पर रखी हैं, वो हमसे ज्यादा जान रहे हैं और जमीनी बात कह रहे हैं। हमसे पहले हमारे सर जो कह रहे थे संविधान को लेके और देश में कैसे राजनीति बदलाव आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मेरे से पहले जो हमारी जो बहन हमारी वक्ता थी, उन्होंने भी बिल्कुल जबरदस्त बात की। और जिस तरह से अंबेडकर जी की विचारधारा को उन्होंने रखा, बिल्कुल 100% सही है। अब ये लोग, हो सकता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इनको जगह न मिल रही हो, तो इनको कोई जितना सुनना चाहिए था उतना नहीं सुना जाता हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं 40 किलोमीटर दूर से जेएनयू से आ रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमारी जो बहनें, जो हमारी महिला जो लोग हैं, उनकी संख्या को देखकर और जिस चाव के साथ, जिस लगाव के साथ ये बातें सुन रही हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा बहुत कम मजलिसों में देखने को मिलता है। आप बड़ी से बड़ी मजलिस में चले जाइए, आपको महिला नहीं देखेगी। जो आजकल सत्ता वर्ग में बैठे हुए हैं लोग, जिनके पास हुकूमत है, जो दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, जिनको शिक्षा से कुछ लेना ना हो, उनको शिक्षा मंत्री बना सकते हैं, इन लोगों के संगठन में अगर आप जाएंगे तब भी आप पाएंगे महिलाएं कहीं नहीं है। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना होगा, आरएसएस, जो कि खुद को कहती है कि हम राजनीतिक दल नहीं हैं, हम समाज सेवा करते हैं, हम गैर राजनीतिक दल हैं। लेकिन देश की राजनीति की जो चाबी होती है वो इन्हीं के पास है। और पर्दे के पीछे सब कुछ वहीं से तय होता है, नागपुर से तय होता है। वही नागपुर जहां पे बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म की शिक्षा लोगों को दी, वो नागपुर जो इतना पवित्र है, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं उस नागपुर की धरती पे, जो लोगों के बीच में गैर बराबरी का जो पाठ पढ़ाते हैं। आपको मैं बताऊं, उनके जितने भी सर संघ चालक हैं, यानी उनके जो सरबराह हैं, उनके जो चीफ हैं, उनके महा लीडर जो हैं, उनमें एक भी महिला नहीं है।
तो ये देखिए कि जो लोग सत्ता में बैठा हुआ है, जिनके संगठन हैं, जिनका धार्मिक स्थलों पे कब्जा है, जिनके लोग किताब और निसाब लिख रहे हैं, उन लोगों के पास भी महिलाएं नहीं हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो आप लोग कर रहे हैं वो क्रांतिकारी काम है। मैं बहुत सारी मजलिसों में जाता हूं, मुझे दिखती नहीं है महिलाएं। बुद्ध के बारे में मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लिखी हुई किताब है उसी के माध्यम से मैं जानता हूं, क्योंकि बुद्ध को लेकर भी बहुत सारी किताबें हैं। तो मुझे भी बहुत था कि भाई बुद्ध को हम कैसे समझें, क्योंकि बुद्ध के बारे में जो बातें बताई जाती है वो बहुत ही कि ये कोई बुद्ध थे तो उन्होंने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उसके बाद उन्होंने राजपाट को त्याग दिया, ऐसा एक सन्यासी के तौर पे दिखाया जाता है कि कोई है ना उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हो गया, घर छोड़ दिया, है ना। जैसे हम लोग भी जब बच्चे थे और दाढ़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती थी तो हमारे पेरेंट्स भी कहते थे, माता पिता कहते थे कि जोगी बन गया, सन्यासी बन गया, जवान लड़के को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध को भी ऐसे ही पेश किया जाता है कि एक राजपाट होता है, एक कृषि होता है, एक खेती होती है, और कोई इंसान जो है एकाएक उसको लगा कि भाई उसको क्या काम है, वो निकल चुका घर छोड़ के। नहीं, ये गलत है। बुद्ध ने जो सही सही बातें कही है वो आपको बताई नहीं जाती है, क्योंकि बुद्ध की सही बातें अगर आप तक पहुंच गई तो जो लोग बुद्ध के खिलाफ साजिश इस मुल्क में किए हैं उनकी पूरी की पूरी जो दास्तान है वो खुल के रह जाएगी। बुद्ध ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है, ज्ञान लेना जरूरी है लेकिन ज्ञान का एक सरोकार भी मानवता से होना चाहिए। तो जो प्रोफेसर, जो इंटेलेक्चुअल, जो पत्रकार मोटी मोटी किताबें पढ़ ले और उसके अंदर में मानवता नहीं है, वो बराबरी के लिए नहीं काम कर रहा है, उसके अंदर में जात पात का जो घमंड है वो भरा हुआ है, वो व्यक्ति अपने ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाता है, समझ लीजिए वो प्रोफेसर नहीं है, वो लोगों के दिमाग में जहर पैदा करने के लिए वो घूम रहा है। और यही काम आजकल मीडिया के लोग भी कर रहे हैं। तो आप लोग जो यहां पे बैठी हुई हैं, हो सकता है कि हम लोगों की तरह आपके पास कोई डिग्री बहुत ज्यादा पीएचडी की ना हो, लेकिन आप ही हैं जिनके घरों से, जिनके बनाए हुए खानों से आप हमारी पहली टीचर हैं, माता बहन ही पहली टीचर हैं, उन्हीं से हम सब लोग सीखते हैं। तो ये जो मजलिस जो यहां लगी हुई है, जो प्रोग्राम जो हो रहा है, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर है, मैं किसी एक खास व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं देश के हर कोने में होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। और आप जब कहेंगे, मैं दिल्ली के आसपास आप जब भी प्रोग्राम कहेंगे, एक बार आप कह दीजिए मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो महिलाओं का योगदान जो मैंने देखा, जो यहां पे बराबरी देखी, यही बुद्ध का पैगाम है, यही बाबा साहब अंबेडकर का पैगाम है। अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति को देख के उस समाज के बारे में मैं उसका आकलन करता हूं। अगर किसी को बुखार हो तो डॉक्टर आने के बाद थर्मामीटर जो होता है वो उसको लगाता है और पता चलता है कि 102 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है। जहां पे औरतों की हालत खराब हो, समझ लीजिए वो सरकार, वो समाज सड़ा हुआ समाज है। और एक और बात आज मैं कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, एक आर्टिकल है, बाबा साहब अंबेडकर ने एक आर्टिकल लिखा है, एक लेख लिखा है, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, मतलब हिंदू महिलाओं का पतन कैसे हुआ। ये लेख जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाई जाती थी, लेकिन जो नई सरकार आई है उन्होंने भी इस लेख में बदलाव कर दिया। और एक और बात जान लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स बाबा साहब अंबेडकर के विचार पे चलता था, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, उसके साथ भी उसको बर्बाद करने के लिए, उसमें छेड़छाड़ करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटीज, इनकी आबादी है, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो राइट टू वोट दिया, जो वोट देने का अधिकार दिया, इस वजह से आपसे जो ऊपर बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हर बातें खोल के नहीं कहते हैं, लेकिन उनके दिलों में अंबेडकर के लिए जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो उनके मार्ग पर चलने के लिए
जो उनके अंदर में एक भावना होनी चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि एक ही दिल में मनु और बुद्ध और अंबेडकर कैसे बैठ सकते हैं? नहीं रह सकते हैं एक ही दिल में। उनके दिलों में मनु बैठे हुए हैं, तो जब तक मनु नहीं निकलेंगे तब तक अंबेडकर और बुद्ध उसमें कैसे बैठ सकते हैं? तो वो लोग अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अंबेडकर जी की बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। जेएनयू जैसा बड़ा विश्वविद्यालय, आपको पता है, वहां पर भी अंबेडकर जी की जो लेखनी है वो जितनी कॉपियां होनी चाहिए उतनी नहीं है। किताब है, 10 साल 5 साल के बाद उसकी आयु खत्म हो जाती है, लेकिन और भी किताबें मंगाने के लिए उनका दिल घबराता है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो जागृति का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में अंबेडकर के थॉट को पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और जो लोग अंबेडकर की किताब नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप मुझसे पूछे कि अंबेडकर जी ने क्या कहा, बहुत ही आसान है, 2 मिनट के अंदर में सब लोग समझ सकते हैं। अंबेडकर जी का सबसे पहला कहना है, इंसान जो है वो बराबर है, सारे लोग बराबर हैं, जात धर्म के नाम पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, औरत मर्द के नाम पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। बुद्ध की बातों को ही, कबीर जी की बातों को, फूले की बातों को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर साहब ने कहा सब बराबर हैं। तो अगर मैं पिछड़ा हूं तो मुझे दलित के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर मैं दलित मर्द हूं तो मुझे अपनी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनको जो सरकारी नौकरियों में नहीं है उनके खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो भेदभाव को सबसे पहले खत्म करना है, बराबरी लाना है, सब बराबर हैं। भगवान और परमात्मा ने कभी भी किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाया है। ये बात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, इक्वालिटी, बराबरी। कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। कोई स्कूल ऐसा नहीं बन सकता है, कोई होटल ऐसा नहीं चल सकता है जहां पे आप कहें कि इस जाति के लोगों को मैं सोने के चम्मच से खिलाऊंगा और उस जाति के लोगों को मैं खाना नहीं दूंगा। ये अपराध है, छुआछूत करना अपराध है। भारत के संविधान में छुआछूत करना अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कुर्सी पे बैठने नहीं दे रहा है, बस में बैठने नहीं दे रहा है, आपसे हाथ नहीं मिला रहा है, आपको खाना नहीं दे रहा है, ये अपराध है। ये सब बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाइयों की वजह से हुआ। तो सबसे पहली बात बाबा साहब अंबेडकर का है कि हम अपने खिलाफ ना गैर बराबरी को सहेंगे और ना खुद किसी के खिलाफ गैर बराबरी करेंगे। ये नहीं चलेगा कि ब्राह्मण जो हैं वो पिछड़ों के खिलाफ गैर बराबरी करेंगे और पिछड़े जो हैं वो दलित के खिलाफ गैर बराबरी करेंगे, और दलित जो होगा उसमें भी जो कमजोर और गरीब दलित है उनके खिलाफ करेंगे। मर्द भी औरत के खिलाफ गैर बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही, बंधुत्व। बंधुत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। हम सब मानव जो हैं बराबर हैं, हमारे बीचों में एक आपसी एक हमदर्दी होनी चाहिए, एक दर्द का रिश्ता होना चाहिए। यह बात सही है कि कोई भारत में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, कोई चीन में रह रहा है, कोई जापान में रह रहा है, लेकिन सब लोग इंसान हैं। सबके बीच में एक मित्रता, एक दोस्ती होनी चाहिए, जिसको बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हम यूपी में हैं और कोई व्यक्ति अगर मणिपुर में है, अगर वहां कोई दिक्कत है तो हमारे दिलों में दर्द होना चाहिए। तो दूसरी जो चीज हुई वो हुआ बंधुत्व। तीसरी जो चीज अंबेडकर जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम को कहते हैं लिबर्टी, यानी हर व्यक्ति अपनी बात बोल सकता है, हर व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है, हर व्यक्ति किसी से शादी कर सकता है। अगर कोई दलित से शादी करना चाहता है या कोई दलित गैर दलित के साथ शादी करना चाहता है तो कोई माता पिता उसे रोक नहीं सकता है, कोई पंचायत उसे रोक नहीं सकता है, कोई पुलिस वाला उसे जेल में नहीं डाल सकता है। कोई किसी से शादी कर सकता है, कोई खान पान खा सकता है। खान पान खाने के लिए किसी के फ्रिज पे हमला नहीं होगा, किसी को किचन में जाके उसका आप जांच नहीं कर सकते हैं कि आप ये व्यंजन खाएंगे और वो व्यंजन नहीं खाएंगे। आपको धर्म बदलने का, आपको किताब पढ़ने का,
आपको शिक्षा ग्रहण करने का, आपको घूमने का, आपको किसी से शादी करने का, आपको धर्म को मानने का, आपको नहीं मानने का, ये सब है स्वतंत्रता। और भारत में और भारत के संविधान में ये सारी चीजें अंकित है, इसमें लिखी गई है। और एक और बात याद रखिए, ये सारी चीजें भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी अधिकार के अंतर है। यानी कोई सरकार कितनी भी सत्तावान क्यों नहीं हो जाए, ताकतवर कितनी हो जाए, वो इस चीज को खारिज नहीं कर सकती है, उसको हटा नहीं सकती है। ये भी बाबा साहब अंबेडकर की वजह से हुआ। यही वजह है कि आज दलित समाज के लोग, यही वजह है कि आज दलित समाज के लोग अगर पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, अपने आप में दोस्ती करें और जो भी वंचित तबका के लोग हैं, तो आज हमारे पास कम से कम सड़क है चलने के लिए। ठीक है, जो ताकतवर लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ी से यहां से मान लीजिए कि कानपुर जा सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कम से कम सड़क हमें दे दी है, हम पैदल भी कानपुर चले जा सकते हैं अगर आपके अंदर में जज्बा है। ये बाबा साहब अंबेडकर की वजह से हुई। और बाबा साहब अंबेडकर ने एक और बात कही है, लोकतंत्र की बात कही है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, हम बदलाव लाएंगे, लेकिन बदलाव जो हमारा होगा वो किसी पे जबरदस्ती हम बदलाव नहीं थोपेंगे, हम किसी को हिंसा का शिकार नहीं बनाएंगे, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमारा जो बदलाव होगा वो लोकतांत्रिक बदलाव होगा, हमारा जो बदलाव होगा वो विचारों का बदलाव होगा। और लोकतंत्र भी यही है। लोकतंत्र का मतलब यही है, सारे इंसान बराबर हैं और सारे इंसानों को, सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। एक दलित के वोट की भी वही ताकत है जो एक ब्राह्मण के वोट की है, और एक पंडित के भी वोट की वही ताकत है जो एक पिछड़े की है, और एक मर्द के वोट की भी ताकत वही है जो एक महिला की है, और एक करोड़पति के भी वोट की ताकत वही है जो एक गरीब आदमी की है। तो वोट की ताकत आपको दिया हुआ, और इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट होगा, इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो भी हमारे जनसंख्या, जो भी जनगणना होती है, उसमें जो भी त्रुटियां हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा है कि हमारे जो एससी कम्युनिटी के हमारे भाई हैं, एसटी कम्युनिटी के हमारे भाइयों बहन हैं, हमारे ओबीसी कम्युनिटी के भाई हैं, और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो हमारे भाइयों बहन हैं, ये तकरीबन 85 से 90% हो जाते हैं। तो जो लोग 90% लोग जो अपनी बात कहना चाहेगा वो बात होगी, या 10% लोग जो अपनी बात कहना चाहेगा वो होगी। 90% लोगों की भलाई होगी कि 10% लोगों की भलाई होगी। बहुजनों को आगे किया जाएगा कि उन लोगों को आगे किया जाएगा जो सब संसाधनों पे अपना क्या कहें अजगर की तरह वहां पे बैठे हुए हैं। तो हमें हर कीमत पर वोट की ताकत से, लोकतांत्रिक तरीके से, हमें गुस्से में नहीं आना है, हमें हिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाना है। वो चाह रहे हैं कि आप हिंसात्मक रास्ता अपनाएं ताकि वो पुलिस का इस्तेमाल करके आपको जेलों में डाल दे, आपके खिलाफ धाराएं लगा दे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संघर्ष करो, उन्होंने कहा संघर्ष करो, और संघर्ष जो है जरूरी नहीं है कि वो संघर्ष जो हो वो हिंसक ही हो। संघर्ष जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा बच्चा हो, और अगर छोटा बच्चा बाहर का सामान खाता हो और उस सामान खाने से उसके पेट खराब हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हैं, अगर आप उसे थप्पड़ मारेंगे तो शायद उसके ऊपर असर ना हो। लेकिन अगर आप उसे समझाएंगे कि बेटा देखो, अगर आप ये खाना खाते हो, बीमार पड़ते हो, तुम्हारा पेट खराब होता है, तुम स्कूल नहीं जा पाते हो, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तो जिस दिन उसे वो बात समझ में आ जाएगी, उस दिन के बाद वो बाहर का जो है, जो कचरा खाना है, वो खाना बंद कर देगा। उसी तरह से हम लोगों को अंबेडकर जी के रास्ते पे हम लोगों को बदलना है। और सुन लीजिए, अपने आत्मरक्षा में अगर हम किसी से लड़ते हैं, अपनी जान बचाते हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारे पास संविधान है, जब हमारे जो पुरखा हैं, फूले जी हैं, अंबेडकर जी हैं, बुद्ध हैं, जब इन लोगों ने सही रास्ता दे दिया और वंचितों की आबादी भी है, देश में लोकतंत्र भी है, तो हम उनके उकसावे में क्यों आएंगे? हम उनके उकसावे में क्यों आएंगे? तो अंबेडकर जी का एक और पैगाम है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और कानूनी तरीके से
हम अपने अधिकार को लेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि किसी के भड़काऊ चीज में नहीं आएंगे। एक और बात बताना चाहता हूं, अंबेडकर जी के अंदर में भड़काऊ चीजों की कोई जगह नहीं है। हम क्या बोलते हैं ना, जोश में आ जाना। अरे जोश ठीक है, लेकिन जोश में आके गलत काम नहीं करना चाहिए। अरे घर में आपके यहां शादी ब्याह है तो जोश में आके आप डांस कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप खुशी मना सकते हैं, आप 1 जनवरी के दिन जो है वो आप अपना पार्टी कर सकते हैं। लेकिन जोश में आके हम लाठी उठा लें, हम दूसरे के ऊपर गलत रास्ते में आ जाए, ये नहीं करना है। और एक और बात याद रखिए, दलितों की हमदर्दी पिछड़ों के साथ है। दलितों के जो दोस्त हैं वो आदिवासी हैं, दलितों के दोस्त जो हैं मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उन लोगों ने आपके साथ भलाई किया है। आज आदिवासी इलाकों में आप जाइए झारखंड में, तो अगर कुछ आदिवासी लोगों को शिक्षा मिली है तो वो जो मिशनरी थी, ईसाई मिशनरी की वजह से मिली थी। ये बात सही है कि अंग्रेजों ने वहां बहुत सारे संसाधन को भी लूटे, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और फूले जी और अंबेडकर जी ने अंग्रेजों की गलत पॉलिसियों का भी विरोध किया। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे थे कि अंग्रेज ही यहां रूल करे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो व्यवस्था के अंदर में स्कूल जाने की भी जगह नहीं है। तो हमें एक और बात याद रखना होगा, हमें सिर्फ अपनी अधिकारों के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि हमारा जो भाई है, जो पिछड़ा है, जो यादव है, जो और जाति के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ भी हमें साथ आना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में देखिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जो है जी, देखिए उत्तर प्रदेश में आज देखिए कमजोरी कहां है, ये सोचिए कमजोरी कहां है। कमजोरी पिछड़ों का अधिकार नहीं, पिछड़ों का जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछड़ों का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पिछड़ों के और दलितों के, आदिवासियों की सरकार नहीं है। अरे सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में जब यहां का पिछड़ा, यहां का दलित और यहां का अल्पसंख्यक अगर एक साथ मिलके अगर वोट देना शुरू कर दे, जी कोई बात नहीं, अगर पिछड़ा, दलित, आदिवासी अगर आज मिल जाए, आज इसी वक्त उसका दिल साफ हो जाए, उसके अंदर में जो गलत बातें भर दी गई हैं वो अगर खत्म हो जाए, तो आज देखिए आज परिवर्तन हो जाएगा। होता क्या है, एक पार्टी जो है पिछड़ों की अगर 2-3 पार्टियां हैं, दलितों की 2-3 पार्टियां हैं, तो उनके बीच में भी झगड़ा पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। और सुनिए, कई बार वो झगड़े कुछ मुद्दे पे, कुछ इश्यूज पे हो भी जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पड़ोस के 4 बच्चे किसी चॉकलेट खाने की वजह से या कोई लाई मिठाई खाने की वजह से अगर आपस में लड़ लें, तो क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उस बच्चों को और लड़ाएं, या उनकी जिम्मेदारी है कि उस झगड़े को दूर करके एकता बनाएं? तो आज चाहे पिछड़ों की पार्टियां हो, चाहे दलित समाज की पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज की पार्टी हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की पार्टियां हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ है मनमुटाव। लेकिन वो मनमुटाव पानी और तेल की तरह नहीं है जो कभी मिल नहीं सकते हैं, वो वक्ती मनमुटाव है, उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक और बात याद रखिए, एक कहा जाता है कि जहां पे आप उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते हैं, मिसाल के तौर पे बकरी और बाघ की जो दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि बाघ जो है बकरी को खाता है, सुन लीजिए, उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके बीच में कितना भी झगड़ा हो जाए तो आपस में भाई और बहन ही हैं, इस झगड़े को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये बात कहना, एक और आखिरी बात यही कहूंगा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, मीडिया की पूरी कोशिश है। आप देखिए दलित समाज के अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, तो एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। अरे ये देखिए इन्होंने तो नौकरी ले ली, हमारे जाति को नौकरी नहीं मिली। तो हमें सवाल ऐसे पूछना है, ठीक है ले लिया नौकरी तो हमारे ही समाज का तो लिया, जो बाकी के सीट्स हैं उस पे आप लोग क्यों बैठे हुए? अगर आपको हमसे इतनी हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं हमारे लिए कुछ करते हैं? जो जनरल कैटेगरी का जो सीट्स है,
कितना जनरल कैटेगरी का सीट से 40 से 50% है? आप बताइए उसमें कितने दलित और पिछड़ों का उसमें जगह मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो कभी आपको जनरल कैटेगरी में कितने दलित और कितने पिछड़े चले गए इस पे सवाल नहीं करते हैं। लेकिन आज दलितों के बीच में भी वो भेदभाव करते हैं, बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। अरे इसको नौकरी लग गई, हमारी जाति को नहीं लगी। तो इस खेल में हमको नहीं पड़ना है। याद रखिए, एक दलित समाज का व्यक्ति कितना भी दूसरे दलित के मसले को लेके वो कितना भी ये हो जाए, क्या कहते हैं, इनसेंसिटिव हो जाए, बेगाना हो जाए, फिर भी उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी है। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके दिल में बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर बैठे हुए सारे लोग गलत हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके स्वार्थ हैं कि आपसे सफाई का काम करवाएं, आपसे खेत में लेबरर का काम करवाएं। आज दलितों की क्या स्थिति आपको पता है? 70% दलित जो हैं उनके पास जमीन या तो नहीं है या उनके पास जमीन का मामूली टुकड़ा है, 1 गज 2 गज 5 गज 10 गज। 70% आज भी हर मिनट दलितों के ऊपर हमले होते हैं किसी न किसी बहाने, आज भी होते हैं। SC और ST कमीशन भी बना हुआ है जिसका काम है कि दलितों के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ वो कार्रवाई करे। SC और ST कमीशन में जो काबिल लोग हैं उनको जगह नहीं दी जाती है, जो सरकार के चाटुकार लोग हैं उनको जगह दी जाती है। अगर उसने रिपोर्ट भी कभी बना दी उसको टेबल नहीं किया जाता, उस पर सरकार कभी एक्शन नहीं लेती है। तो ये बहुत ही हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। शहरों में, दिल्ली, गाजियाबाद, इन सब शहरों में जो दलित समाज के लोग हैं उनकी हालत और भी खराब है। अर्बन एरिया में उनकी हालत और भी खराब है। तो मैं ये कह रहा हूं हमारे हालात भले खराब हों, लेकिन हमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटीज के साथ हमें मिलना है। एक बात याद रखिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी के लिए हिंदू मुसलमान एकता भी जरूरी है। आपके घर को, हमारे घर को कोई मुसलमान आके नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई मुसलमान हमारे साथ छुआछूत नहीं करता है। अगर छुआछूत कोई मुसलमान कर भी रहा है तो उसको भी छुआछूत का ज्ञान देने वाला लोग यहीं बैठा हुआ है, लोग जो हमको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की कोशिश करता है। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, दलित और मुसलमान समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग अगर काम करना बंद कर दें, कोई काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ वही लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ आपस में भड़काने का भी काम किया जा रहा है। इसलिए आप लोग आज बुद्ध जी की, अंबेडकर जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए आइए हम कसम ले कि कभी भी हम सांप्रदायिकता नहीं करेंगे, कभी भी हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, कभी भी हम लोग दलित पिछड़ों के बीच में हम भेदभाव करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा पिछड़ा भाई अगर सीट ले भी ले रहा है, हमारा हक भी ले रहा है, फिर भी हम उसके साथ खड़े होंगे। और हम जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे हमें मुकाबला करना है। और हम जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं तो हमारा एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों की कोई लड़ाई, कोई हम लोगों का झगड़ा किसी भी ऊंची जाति के लोगों से नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऊंची जाति के लोगों को भी इस तरह की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका भी शोषण हो रहा है। एक और बात कहना चाहता हूं, ऊंची जाति में अगर 100% लोग हैं तो उसमें भी मलाई खाने वाले टॉप के 20 या 30% लोग हैं। अगर गांव में चले जाएं तो मैं देख रहा हूं कि वहां पे एडमिशन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके भी हालात खराब हैं, तो उनके भी हालात खराब है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो सबके लिए बनाया। ऐसा नहीं है उसमें कि ऊंची जातियों के खिलाफ कुछ उसमें बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया, हिंदू महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल लाया। उस हिंदू कोड बिल को कमजोर करने के लिए उस जमाने की सरकार जो थी और उस जमाने के जो लोग थे, सरकार में बैठे हुए लोग थे, बाबा साहब के खिलाफ साजिश की। और बाबा साहब इतने दुखी हुए कि बाबा साहब ने क्या कहा कि हिंदू समाज के अंदर में बदलाव लाने का ये मेरा आखिरी कोशिश थी, अब मैं थक गया और मैं हार गया। और उसके बाद बाबा साहब ने बुद्ध के शरण में गए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज महिलाओं की जो हालत है हिंदू समाज की वो भी सही नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं।
हमारी पहलवान बेटियों के खिलाफ हमले होते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाथरस की बेटी पे हमला होता है, हर जगह हमले हो रहे हैं। तो जो अंबेडकर की जो विचारधारा है वो महिलाओं के लिए है, वो दलितों के लिए है, वो स्वर्णों के लिए है। हम तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध की परंपरा को अपनाइए, जो परंपरा हिंसा पे है आधारित, जो परंपरा इंसान में इंसान का भेदभाव करने वाली परंपरा है, उसको छोड़िए। और बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी कोशिश की कि जितने अच्छी सी अच्छी बातें जो हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो डालें, और उन्हें डालने की कोशिश की। तो हमारे लिए हमारा जो पवित्र ग्रंथ है वो हमारा है संविधान, जहां क्या बातें कही जाती है, सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, महिला मर्द सब बराबर है। लेकिन हमारे सर जो पहले वक्ता थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने की कोशिश हो रही है। खुल के बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको अधिकार तो दे दिया गया 1947 में, क्योंकि जंगे आजादी की लड़ाई जो थी, जंगे आजादी जो थी, उसका एक कहने का मतलब उसका एक था, उसकी ताकत थी। बाबा साहब अंबेडकर भी उस जमाने में थे, तो आपको तो मिल गए अधिकार। लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनको अभी भी लगता है कि अरे ये जो समाज में बराबर नहीं है वो पार्लियामेंट में कैसे बराबर हो सकते हैं, वो वोट देने के अधिकार उनको कैसे मिल सकता है। तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर में मेरी जो समझदारी है, मेरी जो पढ़ाई है, जो मैंने दुनिया को देखा, मैं इतना ही कह रहा हूं, आप सब लोग अंबेडकर जी की बातों को, बुद्ध जी की बातों को यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बहुत सारे जो क्या कहते हैं झूठे प्रोफेसरों से, बहुत सारे नफरत फैलाने वाले पत्रकारों से ज्यादा जानते हैं। अंबेडकर जी की बातों को आगे बढ़ाइए, फूले जी की बातों को आगे बढ़ाइए, जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोला। और हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सावित्रीबाई फूले के दिवस पे शिक्षा दिवस मनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ी शिक्षिका कोई हो नहीं सकती है। और ये अफसोस की बात है, मैं पिछड़े समाज से भी कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा लीडर है फूले, उसको उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से याद करना चाहिए उस तरह से याद नहीं किया जा रहा है। दलित समाज के लोग जितने फूले जी को याद करते हैं और सावित्रीबाई फूले को याद करते हैं, उतना पिछड़े समाज के भी लोग उनको याद नहीं करते हैं। यह भी गलत है। हम लोगों को अपने नायकों को पहचानना चाहिए। हमारे नायक बुद्ध, हमारे नायक फूले, हमारे नायक कबीर, हमारे नायक अंबेडकर जी, हमारे नायक कांशीराम जी, इन लोगों को पहचानिए और समता के लिए काम कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो चाहते हैं नहीं कि इंसान इंसान बराबर हो, मर्द औरत एक बार बराबर हो, कोई हक की बात करे, उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो इसमें विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी यही आप लोगों से अपील है, हर मुश्किल से मुश्किल दौर में बुद्ध के रास्ते पे, अंबेडकर के रास्ते पे, भारत के संविधान के रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है। अगर वो हमें थप्पड़ भी मारते हैं तब भी हमें उनका जवाब नहीं देना है, हमें अपना काम करना है। और सुन लीजिए, हमारे संविधान में एसोसिएशन यानी संगठन बनाना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर जिस सोसाइटी में संगठन बनाने पर पाबंदी हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने पर पाबंदी दिया जाए, वो लोकतंत्र नहीं है, वो है ऑथोरिटेरियनिज्म है, वो डिक्टेटरशिप है। तो वो गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि वो हमारे पीसफुल मीटिंग को, शांतिपूर्ण मीटिंग में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं है, मगर हम फिर जोश में नहीं आएंगे, बल्कि हम अंबेडकर जी के रास्ते पर चलेंगे। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और मानवता के लिए काम करो। जय भीम। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।